स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। सबसे पहले खबर शुरू करते हैं बीजेपी की, जो बहुत बड़ी पार्टी है। उसके जो नेताओं की लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है। प्रदेश अध्यक्ष तो नया 7-8 महीना पहले बन गया था, लेकिन वो अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए, टीम नहीं बना पा रहे थे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद अब बीजेपी की नई टीम आ गई है, जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में संगठन का कमान संभालेगी। हालांकि सरकार तो उनकी है ही है, लेकिन अब बीजेपी काफ़ी बदली हुई नज़र आती है। इस बीजेपी में दल बदलुओं का काफ़ी सम्मान बढ़ा हुआ है। पार्टी के मूल और देवतुल्य जो कार्यकर्ता हैं वो खुद को काफ़ी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार के बाद संगठन में भी बीजेपी में जो दूसरे दलों से लोग आए हैं उन्हें बड़े पदों से नवाजा गया है। आपको याद होगा कि राज्यसभा के चुनाव में जब दल बदल करके समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने वोट दिया था बीजेपी को, उसमें एक नाम पूजा पाल का भी था। पूजा पाल को अब बड़े पद का इनाम उत्तर प्रदेश बीजेपी में दिया गया है। पहले उनका नाम मंत्री पद के लिए चला था, लेकिन किन्हीं कारणों से पूजा पाल मंत्री नहीं बन पाई, तो उन्हें अब बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जैसा बड़ा पद दिया गया है। मनोज पांडे इसके पहले बागी विधायक थे, उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया। पूजा पाल के बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, बीजेपी की मूल सदस्य नहीं है, अभी सदस्यता ली भी नहीं है, लेकिन वो पार्टी की उपाध्यक्ष बन गई हैं प्रदेश की। तो ये भी बीजेपी बाहर से आने वाले लोगों को किस कदर नियम और कानून के परे जाकर सम्मान दे रही है, इससे विपक्ष के नेताओं के मन में काफ़ी बीजेपी को लेकर उत्साह बढ़ा हुआ है। मनोज पांडे उधर कैबिनेट मंत्री बन गए। 7 लोग थे जो बागी हुए थे, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, उसमें 2 का समायोजन बड़े बड़े पदों पर हो गया है। इस नियुक्ति से बीजेपी ने साफ किया है कि वो जिसको अपने साथ लेती है, जो वादा करती है, वो पूरा करेगी। और पूजा पाल का इस बहाने विधानसभा का टिकट भी अब पक्का है। भाजपा की जो नई प्रदेश कार्य समिति की टीम आई है, उसमें कई देवतुल्य जमीन पर लेटे हुए हैं। वो खुद को अब देवता से मानव समझने लगे हैं और साधारण मानव की स्थिति में आ गए हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि वो दरी बिछाने वाली स्थिति के बराबर है उन लोगों के। एक महत्वपूर्ण बात उसमें ये भी है कि राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उनके एक बेटे पंकज सिंह को पार्टी ने पद से हटाया है, तो उनके दूसरे बेटे नीरज सिंह को उसी उपाध्यक्ष पद पर लाई है। तो राजनाथ सिंह के परिवार के एक व्यक्ति कार्यकारिणी में लगातार बना हुआ है। फिर आते हैं अमरपाल मौर्य, विजय बहादुर पाठक, दिनेश शर्मा, गोविंद नारायण शुक्ला और डॉक्टर चंद्र मोहन, त्रियंबक त्रिपाठी। ये सब लोग इस बार प्रदेश कार्य समिति में जगह नहीं पा पाए हैं, लेकिन जान, प्राण, समय सब कुछ देने के बाद भी अनूप गुप्ता को मौका नहीं मिला। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। अनूप गुप्ता साये की तरह प्रदेश अध्यक्ष के साथ रहते थे। कहा जाता है कि वो परछाई थे पंकज चौधरी की, लेकिन परछाई अचानक से गायब हो गई, उनकी टीम से वो बाहर हो गए। उन्होंने हालांकि ये लिखा कि हम पार्टी के साथ रहेंगे। दर्द देखिए, रहता कुछ है, आदमी लिखता कुछ है, तो वो लिखने अपना जाओ। अब जो लोग गए, इनमें कई ऐसे थे कि जो विधायक हो गए, सांसद हो गए, उनको तो संगठन से बाहर जाना जायज़ बनता है, लेकिन जिनके सब कुछ संगठन से चल रहा था,
वो पैदल हो गए, उनके लिए मुसीबत हो गई। एक आदमी ऐसा था जो 20 साल से हर कार्यकारिणी में था, कोई भी अध्यक्ष रहा है उनकी टीम में वो रहता था, लेकिन इस बार वो भी चले गए। वो मंत्री भी बनने के चक्कर में थे, वो भी उलटफेर का शिकार हो गए। तो नुकसान उनका ज़्यादा हुआ जो किसी सदन में नहीं है। अब पद जाने के बाद पार्टी में वो सामान्य कार्यकर्ता हो गए, लेकिन बीजेपी उन्हें कभी सामान्य नहीं मानती है, वो उनको देवतुल्य कहती है। तो अभी एक पद उनके पास देवतुल्य वाला बचा हुआ है। अब एक खबर ब्यूरोक्रेसी की है, कोई जाता है तो उसकी जगह कोई नया आता है। यही दुनिया का नियम है, यही सरकारी तंत्र में भी लागू होता है। ब्यूरोक्रेसी के लिए ये वक्त जो है अब विदाई का वक्त है। आने वाले कुछ महीनों में कई बड़े नाम रिटायर हो जाएंगे, सीनियर आईएएस अफसर विदा हो रहे हैं, तो उनकी जगह पर करीब 8 प्रमुख सचिव ऐसे हैं जो अब एसीएस बनने वाले हैं। यानी कि 1996 और 1997 बैच के जो आईएएस अधिकारी हैं, अब उनका नंबर एसीएस बनने का आ गया है। उनके अपर मुख्य सचिव बनने का रास्ता साफ हो गया है। 1996 और 97 में जो एसीएस बनेंगे उसमें कुल 7 नाम हैं, लेकिन जगह उससे ज़्यादा खाली हो रही है। सीनियर लेवल पर आप देखेंगे तो अनिल कुमार रिटायर हो गए राजस्व परिषद से, वेंकटेश्वर लू वो रिटायर हो गए, कामरान रिजवी, दीपक कुमार, अर्चना अग्रवाल ये आगे आने वाले महीनों में रिटायर होने वाली हैं। कामरान रिजवी अक्टूबर में रिटायर होंगे, दिल्ली में तैनात हैं। दीपक कुमार एपीसी हैं, आईडीसी हैं। अमित कुमार घोष उस समय प्रमुख सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, इनका भी दिसंबर में रिटायरमेंट है। लेकिन कुछ पद पहले से खाली हैं, जिसमें देवेश चतुर्वेदी एसीएस थे, भारत सरकार चले गए थे, वो रिटायर हो गए। वेंकटेश्वर लू अप्रैल में रिटायर हो चुके हैं। अनिल कुमार मई में रिटायर हो चुके हैं। तो एसीएस लेवल के कई पद पहले से खाली हैं। अब उन पदों पर 96 बैच के कुछ अफसर आगे आएंगे, लेकिन चूंकि पूरा बैच प्रमोट होता है, इसलिए 31 दिसंबर को प्रमोशन की कार्रवाई होती है। तो जब तक 31 दिसंबर आएगा तब तक कई और चले जाएंगे। उसमें अर्चना अग्रवाल, उसमें दीपक कुमार, उसमें कामरान रिजवी, उसमें अमित कुमार घोष। तो ऐसे में 1996 बैच जो आईएएस अफसरों का है, उसमें सबसे पहला नाम जो एसीएस बनने वालों में है वो है अनिल गर्ग का। अनिल गर्ग इस समय उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव हैं। उसके बाद देवराज का नंबर आता है। अनिल गर्ग, देवराज, हिक्केली झामोमी, यानी कि देवराज अभी इस समय नियुक्ति सचिव हैं, हिक्केली झामोमी वन विभाग में हैं। ये तीनों 1996 बैच के हैं जो एसीएस बन जाएंगे। फिर 97 बैच का नंबर आएगा। 97 बैच में 4 अफसर हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है डॉक्टर एमपी अग्रवाल का। एमपी अग्रवाल इस समय प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के पद पर हैं। एमपी अग्रवाल के बाद डॉक्टर हरिओम इस समय प्रमुख सचिव व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास के पद पर हैं। उसके बाद एमकेएस सुंदरम और उनके साथ कामिनी रतन चौहान, ये 97 का बैच है। कामिनी रतन चौहान इस समय सेलटेक्स की प्रमुख सचिव हैं। ये सब अब आने वाले समय में अपर मुख्य सचिव बन जाएंगी। चूँकि आईएएस अफसरों की जो डीपीसी है वो पूरी बैच की एक साथ होती है, प्रमोशन एक साथ होता है, इसलिए पद रिक्त होने के बावजूद डीपीसी के लिए दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। अन्यथा 1996 बैच तो अभी एलिजिबल है एसीएस बनने के लिए, क्योंकि पद भी रिक्त है। लेकिन साल के अंत में ये परंपरा निभाई जाएगी। तो यूपी की ब्यूरोक्रेसी में ये साल बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि कई बड़े नाम जा रहे हैं, लेकिन 7 ऐसे नाम मैंने आपको बताए जो एसीएस बनने वाले हैं और आगे उनकी नौकरी लगभग 2030 तक रहेगी, यानी कि 4 सालों तक ये उत्तर प्रदेश में अब महत्वपूर्ण भूमिका में
आपको दिखाई पड़ेंगे, इनमें से अधिकतर अफसर। अब अगली खबर पॉलिटिक्स की, लव एंड हेट रिलेशनशिप की। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच एक गठबंधन है, एक इंडिया का गठबंधन है पूरे देश का, उसमें ये हिस्सा है। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दोस्ती के बीच कांग्रेस के एक सांसद हैं इमरान मसूद, वो इन दिनों मुसीबत बने हुए हैं। इमरान मसूद की बयानबाजी से समाजवादी पार्टी के नेता काफ़ी चिढ़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि दिल्ली और बंगाल के बाद यूपी में कांग्रेस अपने ही सहयोगियों को डैमेज करने में लगी है। इंडिया गठबंधन के नाम पर समाजवादी पार्टी के सहारे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में थोड़ी जान हासिल कर पाई है, लेकिन उस अपनी क्षमता को वो ज़्यादा आकलन करने में लगी है। उसके सांसद इमरान मसूद यूपी में इन दिनों बीजेपी से नहीं, समाजवादी पार्टी से अपनी लड़ाई मानते हैं। उनकी ऊर्जा इसी विषय पर ज़्यादा खर्च हो रही है। वो सवाल उठाते हैं कि समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यकों के मामले पर चुप रहती है, जबकि हाल के दिनों में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने दिल्ली में गठबंधन को लेकर जो बैठक की थी, उसमें दोस्ताना रवैया अपनाया था, और उसके बाद भी इमरान मसूद को हिदायत दी गई, लेकिन वो माने नहीं। ऐसा लगता है कि जो उनके जिले की लड़ाई है वो प्रदेश में लड़ना चाहते हैं। असली वजह घर की है, जिसे वो पार्टी के फ्रंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसलमान कांग्रेस पर ज़्यादा भरोसा करता है या समाजवादी पार्टी पर, ये हर राजनीतिक व्यक्ति छोटा मोटा जानकार बता सकता है। लेकिन इमरान मसूद ये बात आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी वोट मुसलमानों का लेती है, लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं कर रही है, उनके जुल्म पर चुप है। तो क्या इमरान मसूद ये खुद बोल रहे हैं या हाई कमान के इशारे पर बोल रहे हैं, या वो हाई कमान की बात भी नहीं मान रहे हैं, किसी और के इशारे पर बोल रहे हैं? ये उनका एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है। इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि इमरान मसूद खुद को कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों का बहुत बड़ा नेता साबित करना चाहते हो। दूसरा, वो अखिलेश यादव पर हमला करके ये भी मुस्लिम समाज को मैसेज देना चाहते हो कि वही मुस्लिम समाज के सबसे बड़े हितैषी और नेता हैं, वही उनके मुद्दों पर जोर शोर से बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आज प्रारंभिक सवाल यही है कि इमरान मसूद के बोलने का फ़ायदा किसको हो रहा है, वो किसके खिलाफ बोल रहे हैं, जो दल पहले से उनके साथ इंडिया गठबंधन में है। ऐसे में उनकी बयानबाजी क्या मुसलमानों का भला कर पाएगी या कांग्रेस पार्टी का भला कर पाएगी? ये कांग्रेस के लिए क्या घातक सिद्ध होगा, ये भी उनको देखना होगा। उत्तर प्रदेश में बहुत सीधी लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी की है। तमाम कोशिशों के बाद कांग्रेस उठ नहीं पा रही है, संगठन नहीं है, वोट बैंक नहीं है। तो ऐसे में अपने बड़े का हाथ पकड़कर चलने के बजाय उसके पैर में लंगड़ी फंसाने की जो कोशिश है कांग्रेस नेताओं की, वो उनको विधानसभा के चुनाव में भारी पड़ सकती है। कांग्रेस का यही अविश्वास दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा चुका है। यही स्थिति बंगाल में ममता बनर्जी को ले डूबी है। अब उनके यही नेता यहाँ पर उसी इतिहास को दोहराना चाहते हैं, उसी पुरानी दिल्ली और बंगाल की कहानी को दोहराना चाहते हैं, जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता दिखाई पड़ता है। तो ये राहुल गांधी और उनकी टीम को तय करना है कि अखिलेश यादव के साथ दोस्ती भी चलती रहे और पीठ में खंजर भी भोंकते रहो, ये कितने दिन चलेगा? क्योंकि ये तो हर आदमी जान रहा है कि कांग्रेस के नेता लालच में ज़्यादा सीट पाने की खातिर ये सब स्वांग और ड्रामा रच रहे हैं। लेकिन उनकी
जो पार्टी की स्थिति है वो कितने सीटों पर लड़ने की है उसको आप उंगलियों पर भी गिन सकते हैं, 20, 30, 40। इसके ज़्यादा कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में दिखती नहीं है। 2 विधानसभा की सीटें वो जीत पाए थे पिछली बार, तो 2 से अगर वो 40 पर लड़ जाएं तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अब एक खुलासा है, ब्यूरोक्रेसी में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, इसकी तैयारी चल रही है। अब कहा जाए तो भूमिका बन चुकी है। परिवर्तन बड़े स्तर के होंगे, सचिव, प्रमुख सचिव एसीएस लेवल के, यानी कि कुछ मंडलों के कमिश्नर बदले जाएंगे और कुछ विभागों के प्रमुख सचिव भी बदले जाएंगे। चुनावी साल है, कुछ मंत्रियों की अपने विभाग के अफसरों के साथ तकरार है। ये बवाल ज़्यादा न बढ़ाए, सरकार ये चाहती है उससे पहले इसको निपटा दो। तो कई विभागों के प्रमुख सचिव और एसीएस का नंबर लगने वाला है। मंडलों के कमिश्नर भी हैं इसमें 3-4। सबसे पहले बात है ऊर्जा विभाग की, जहां पर मंत्री हैं अरविंद कुमार शर्मा। उन्होंने अपने चेयरमैन को लेकर चिट्ठी भी लिखी थी। आने वाले कुछ दिनों के भीतर बिजली विभाग को नया चेयरमैन मिल सकता है। आशीष गोयल को सरकार ने लगभग हटाने का मन बना लिया है और आशीष गोयल को कोई बहुत महत्वपूर्ण पोस्टिंग पर सरकार ले जाएगी। इससे मंत्री और चेयरमैन के बीच भी सुलह समझौते का दौर चल रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है कि बिजली विभाग में चेयरमैन बदले जा सकते हैं और उनकी जगह पर अनिल गर्ग संभवतः बिजली विभाग के नए चेयरमैन बनाए जा सकते हैं। अनिल गर्ग इस समय सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव हैं। उनको 6 साल हो गया है, उनका वहाँ से तबादला होना ही है। तो ऐसे में साफ है कि अनिल गर्ग को सरकार किसी दूसरे विभाग में ले जाएगी। संभावनाएं ज़्यादा इस बात की हैं कि वो बिजली विभाग के चेयरमैन बनेंगे। पहले उनका नाम प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए चला था, लेकिन अमित कुमार घोष से सरकार की नाराजगी के बावजूद उन्हें फिलहाल अभी अभयदान मिल गया है। इसके बाद एक और नाम है एमपी अग्रवाल का, जो इस समय प्रमुख सचिव शिक्षा हैं। ताज़ा फेरबदल में उनको भी कोई अहम विभाग, उनको भी अहम पद मिलने की संभावना है। एमपी अग्रवाल किसी बड़े विभाग के प्रमुख सचिव बनाए जाएंगे। तो यानी कि आशीष गोयल, अनिल गर्ग, एमपी अग्रवाल, ये कुछ नाम हैं जो अभी बदलाव में आपको दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा झांसी के मंडलायुक्त हैं विमल कुमार दुबे। उनकी जो नौकरी है वो 4 महीना बची है, लेकिन हो सकता है सरकार उनको हटा दे। तो झांसी में विमल कुमार दुबे को समय से पहले लखनऊ वापसी करनी पड़ सकती है। इसी तरह से बरेली में मंडलायुक्त हैं भूपेंद्र एस चौधरी। भूपेंद्र एस चौधरी को गए अभी थोड़ा समय हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार वहां परिवर्तन करने का मूड बना चुकी है। तो झांसी और बरेली, इसके अलावा 1-2 मंडल और हैं जहां पर कमिश्नर बदले जाएंगे, ये लगभग तय है। तो प्रमुख सचिव लेवल पर आपने देखा कि अनिल गर्ग, बिजली विभाग के चेयरमैन आशीष गोयल, ये सीट युद्ध अब समाप्त होने वाला है, इसमें बदलाव तय है। मंत्री को भी राहत मिल जाएगी और उसके बाद फिर एमपी अग्रवाल की लॉटरी लग सकती है। कुछ प्रमुख सचिवों पर गाज भी गिरेगी, हालांकि अभी उस पर मंथन चल रहा है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि 1994 बैच के आईएएस अमित कुमार घोष, जिनसे सरकार खासा नाराज थी, उनसे स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग वापस लेने की तैयारी थी। दिसंबर में उनका रिटायरमेंट है, उनको मौका मिल गया, अभयदान मिल गया है। अब वो 6 महीना अभी इस पद पर और रह सकते हैं, उनको माफ़ी मिल गई अमित घोष को। तो ब्यूरोक्रेसी में ये समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं और ताज़ा सूची चंद दिनों में आपके सामने होगी। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में ये काफ़ी बड़े परिवर्तन आपको आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे।
फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते सरकार अपने कामकाज के फेरबदल में नित नए काम करती रहती है। कुछ जगहों पर सियासत और अफसरशाही का तालमेल बिगड़ जाता है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन ये बात हमेशा से बीजेपी की सरकार पर चस्पा रही कि उसमें अफसरशाही हावी है, और उस अफसरशाही के हावी होने के कई प्रमाण समय समय पर मिले। मंत्रियों की नाराजगी, मंत्रियों के खुलेआम बयान, मंत्रियों की चिट्ठियों ने यह बात बताई कि उनके अफसर उनके अपने विभाग में ही नहीं सुनते हैं। लेकिन सरकार तो चल रही है। एक चुनाव जीतकर दूसरे योगी पार्ट 2 चल रहा है। 10वें साल में प्रवेश है, तो मंत्रियों और अफसरों में टकराव भले हो, लेकिन अगर जीत मिल रही है तो सरकार का रवैया ठीक है, उसके फैसले ठीक हैं और जनता को उसका समर्थन है। फिलहाल जाते जाते पावर सेंटर में इतना ही कहा जाएगा कि लड़े चाहे जो लोग, नुकसान तो प्रदेश का और उसकी जनता का होता है। ये बात अलग है कि राजनीतिक रूप से उसका प्रभाव सरकारों पर ना पड़ता हो, हार जीत पर ना दिखता हो। तो सुनिएगा कि इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरिया तेरी गहराई, और जाग ऐ मेरे हमसाया ख्वाबों के तसलसल से, दीवार से आंगन में अब धूप उतर आई, और तारीख की आंखों ने वो दौर भी देखा है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। नमस्कार।